हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ टेक्निक ऑफ प्रोटियोमिक्स विद ओवरव्यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू बताऊंगी कि हम अपने चैप्टर में किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे और किन चीज़ों की जो है नॉर्मल और वेब टूल टेक्निक दोनों को यूज़ करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको अपने इस प्रोटियोमिक्स के चैप्टर में बता चुकी हूँ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने रोल ऑफ प्रोटियोमिक्स के बारे में बात की थी, देन हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटियोमिक्स। तो ये तीन चार चीज़ें हम ऑलरेडी जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम दो हमारी वीडियोस प्रोटियोमिक्स के चैप्टर पे बन चुकी हैं। अब तक ये प्रोटियोमिक्स जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंडर ही आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, ओवरव्यू बताऊंगी प्रोटियोमिक्स का और उसके टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझना ताकि आप हर एक जो आगे हम स्टेप पढ़ेंगे उसके साथ कोरिलेट कर पाओ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके के मैंने स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए हैं। तो आप यहाँ पे मेरे चार्ट को, इसको, ये पूरा एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने हर एक चीज़ को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक सेंटर में एक सेक्शन है। तो जो सेंटर का सेक्शन है वो मेरे स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, सेंटर के सेक्शन को जो है मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे स्टेप्स को लिखा है। जब हम प्रोटियोमिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है, दैट इज़ सेपरेटिंग द प्रोटीन्स इन अ प्रोटियोम। मतलब हमें एक ऑर्गेनिज्म लेना होता है जिसके हम प्रोटियोम को स्टडी कर रहे हैं और उसकी सेल में से हमें सारे के सारे प्रोटीन को सेपरेट करना होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ सेपरेटिंग द प्रोटीन इन अ प्रोटियोम। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल प्रोटीन आफ्टर सेपरेशन। जैसे हमने प्रोटीन को सेपरेट कर लिया, मान लो हमारे पास एक सेल थी, सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन थी, हमने किसी ऑर्गेनिज्म की सेल को लिया, सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन है, प्रोटीन हमने उसमें से कलेक्ट कर ली। प्रोटीन कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक नॉर्मल टेक्निक होती है और एक हमारे पास होती है वेब बेस्ड टूल। यहीं से हम साथ के साथ इन चीज़ों को, पैरामीटर को लेके चलते हैं। तो अगर हम सेपरेटिंग द प्रोटीन इन अ प्रोटियोम, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए, इस चीज़ को सेपरेट करने के लिए, प्रोटीन को प्रोटियोम से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज़ करते हैं, ये एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये इस बॉक्स से रिलेट है या इस टेक्निक के लिए, इस स्टेप के लिए हम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक नॉर्मल टेक्निक है जो हम प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ वेब बेस्ड टूल्स आते हैं। जैसे ही हमें 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक इमेज मिलेगी, तो इमेज मिलने के बाद हम उसे जेल इमेज बोलते हैं और वो जेल इमेज जब हमें मिलती है तो फिर हम उसको डिफरेंट वेब टूल्स में डाल देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, और उस इमेज को एनालाइज करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स यूज़ करने होते हैं जिनमें हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज़ मलैनी, जो कि एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है, कॉम 2D जेल, कैरोल एंड स्विस 2D पेज। ये चारों ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं हमारी जेल से मिली हुई इमेज को एनालाइज करने के लिए। आपने 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा ही होगा। जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम इसका एक शॉर्ट तरीके से इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि किस तरीके से हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। जब यहाँ की एक जेल इमेज हमें मिल जाती है, उस जेल इमेज को हम फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में डाल देते हैं और वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमें एक रिजल्ट दे देते हैं और वो डिफरेंट रिजल्ट हमें देते हैं। ये 4 सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, मिलानी, कॉम 2D जेल, कैरोल एंड स्विस 2D पेज। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ से मिले हुए रिजल्ट को लेता है। मतलब कि अगर हमें प्रोटीन हमने सेपरेट कर ली है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। हमने प्रोटीन तो सेपरेट कर ली बट वी डोंट नो कि वो प्रोटीन कौन सी है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल प्रोटीन आफ्टर सेपरेशन। उसमें से हर एक प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके लिए हम नॉर्मली यूज़ जो करते हैं अपनी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें हमारे पास आता है पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग यूजिंग एडवांसमेंट इन मास स्पेक्ट्रोमीटरी। मतलब हम हर एक चीज़ के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटरी यूज़ करते हैं मोस्टली टाइम, जो कि मॉलिक्यूलर मास पे बेस्ड होती है। इसका एडवांस्ड वर्जन मास स्पेक्ट्रोमीटरी से जो हम रिज़ल्ट लेते हैं वो हमारा बड़ी प्रोटीन के लिए होता है, लेकिन वो बड़ी प्रोटीन का रिज़ल्ट हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारे पास, अज्यूम कर लो, अगर हमारे पास
100 अमीनो एसिड्स की एक प्रोटीन मिली है, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ ये वाली प्रोटीन जो है हमारी ये 100 अमीनो एसिड्स रेजिड्यू की बनी हुई है। बट वो वाली प्रोटीन हमने मास स्पेक्ट्रोमीटरी से तो हमने उसका पता लगा लिया, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि वो प्रोटीन जो हमें मिली है वो 100 अमीनो एसिड रेजिड्यू की है, जो कि हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत ही कम मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ही कम अमीनो एसिड्स वाली प्रोटीन को उठाते हैं। तो ऐसे में हमें पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। ये हमें क्या करती है, बड़ी प्रोटीन को चॉप करके हमें छोटे फ्रेगमेंट में दे देती है। तो पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एडवांस्ड वर्जन होता है, जो ज़रूरी होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एडवांसमेंट के लिए। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक अब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। पहले तो हमने सिर्फ नॉर्मल टेक्निक की बात करी जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री और पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग था। अब आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल प्रोटीन को सेपरेशन के बाद आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। दीज सॉफ्टवेयर्स आर माल्टीटॉफ मतलब मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हम यूज़ करेंगे, मोर कॉमनली ये यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम ESI भी यूज़ करते हैं। ESI मतलब इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन। इन टेक्निक के बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं पूरी PDF की फॉर्म में। आप वहाँ से एक बार रीड आउट करोगे, टैली करोगे तो इजीली समझ पाओगे। उसके बाद माल्टीटॉफ को हम यूज़ करते हैं, ESI को हम यूज़ करते हैं। फिर आएगा कि अगर मान लो हमारे पास दो प्रोटीन है, तो दो प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए, दो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट टेक्निक होती है टू प्रोटियोम्स कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग आईगेट। आईगेट एक मैकेनिज्म होती है जिसके ज़रिए हम दो प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे दो प्रोटीन कोई भी हो सकती हैं, एक हेल्दी और एक डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, दो हेल्दी इंडिविजुअल की हो सकती है अगर हमें अमाउंट को एनालाइज करना है प्रोटीन के, या फिर मतलब जो भी हम दो प्रोटीन को कंपेयर कर रहे होते हैं उसके लिए हम आईगेट की प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम कुछ डाटाबेसेस, ये जो मैंने एरो रिप्रेजेंट किया है ये पूरा एक ही है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक ही स्टेप है। तो आप इसमें पहले मैंने इसमें नॉर्मल टेक्निक बताई दैट आर मास स्पेक्ट्रोमीटरी और पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद मैंने आपको इसमें कुछ सॉफ्टवेयर बताए दैट इज़ माल्टीटॉफ एंड ESI। अब मैं कुछ प्रोटीन डाटाबेस सर्चिंग के लिए टेक्निक बताऊंगी। नॉर्मल टेक्निक में हमने मास स्पेक्ट्रोमीटरी पढ़ लिया था, पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग पढ़ लिया था। उसके अलावा भी कुछ नॉर्मल टेक्निक होती हैं दैट इज़ डाइज मतलब डिफरेंशियल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके अलावा होती है प्रोटीन माइक्रो एरेज, प्रोटीन प्रिंट। ये तीन टेक्निक और होती हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग, डाइज, प्रोटीन माइक्रो एरेज एंड प्रोटीन प्रिंट। ये 5 टेक्निक ऐसी होती हैं जो नॉर्मल टेक्निक होती हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर सेपरेशन। याद रखना प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटियोमिक्स के अंदर। आप प्रोटीन को सेपरेट इजीली कर सकते हो, प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को इजीली चेक कर सकते हो, प्रोटीन शॉर्टिंग, प्रोटीन इंट्रैक्शन को इजीली चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है देन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेप। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है मतलब ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 टेक्निक जो है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ वेब सर्वर होते हैं। वेब सर्वर में आप एक मेन वेब सर्वर होता है दैट इज़ एक्सपेसी। एक्सपेसी जो एक ऐसा वेब सर्वर होता है, ये स्विस प्रूट और ट्रैम्बल से मिलने वाले डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है अपना रिजल्ट देने के लिए। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम आते हैं दैट इज़ AA कॉम्पिडेंट प्रोग्राम। इनके जो नाम है ना स्टार्टिंग वाले AA कॉम्पिडेंट, ये सब मैं आपको बताऊंगी ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनका फंक्शन डिसाइड किया गया होता है। टैग आइडेंट प्रोग्राम, तो ये 2 प्रोग्राम हो गए जो कि हमारे एक्सपेसी वेब सर्वर के अंडर आते हैं। उसके बाद हमारा पेप्ट आइडेंट कॉम्ब सर्च टूल, ये भी हमारे एक्सपेसी के अंडर आता है। सेकंड वेब सर्वर होता है प्रोफाउंड वेब सर्वर एंड द थर्ड वन इज़ मैस्कोट वेब सर्वर। मैस्कोट वेब सर्वर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजिली और मतलब बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे दैट इज़ स्टडी ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन और मॉडिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट वेब सर्वर। यहाँ पे आप किसी तरह की नॉर्मल टेक्निक को यूज़ नहीं करते हो।
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन के अंदर होने वाले चेंजेस आफ्टर देयर ट्रांसलेशन। जैसे कि अगर हम यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के टाइम पे हमारी जो प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन बनने के बाद जो चेंजेस होती हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे पॉलीएडिनाइलेशन वगैरह हो गया, ये सब मतलब चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाती हैं। तो यहाँ पे आप प्रोटीन में सल्फर ब्रिज अच्छे से बन पाई हैं या नहीं, वो सब चीज़ें आप देखोगे। इसके लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ वेब सर्वर को यूज़ करते हो। यहाँ पे फर्स्ट वेब सर्वर दैट इज़ SVM, इसको हम बोलते हैं SVM। ये है एक स्टैटिस्टिकल वेक्टर मशीन। ये आप जो है इसमें स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इनकी काम करने के तरीके हम अच्छी तरह डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि वी डोंट नो कि किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं और मैथमेटिकली क्या क्या इस चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। मैं यहाँ पर एक सिर्फ एक मैं आपको एक नाम बताऊंगी जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक टूल का होगा, कि हाँ इस प्रोसीजर के लिए हमें ये वाला टूल यूज़ करना है। और इस टूल की क्या क्या हल्के से फीचर्स जो हैं, जो स्पेशलिटी हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। इसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रोसेस को यूज़ करता है और ये बहुत सारे जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं हमारी प्रोटीन के फॉर्मेशन के टाइम पे, उनको भी क्या करता है, मिनिमाइज़ कर देता है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्या होते हैं ये तभी डिस्कस करेंगे जब हम SVM पे पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वेब सर्वर है दैट इज़ ऑटोमोटिव वेब सर्वर विच प्रेडिक्ट प्रोटीन सीक्वेंस। मोटिव की प्रोटीन में सीक्वेंस के कारण जो चेंजेस हुए हैं, जो डोमेन्स मोटिव्स बने हैं, उनको प्रेडिक्ट करने के लिए ऑटोमोटिव वेब सर्वर होता है। एंड द थर्ड वन इज सिस्टीन वेब सर्वर, जो और एक और होता है रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क। ये दोनों जो हैं ये फॉर प्रेडिक्शन ऑफ डायासल्फाइड बॉन्ड के प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए 2 वेब सर्वर और होते हैं दैट इज़ एक्सपेसी और रेजिड। एक्सपेसी के अंडर 2 सब प्रोग्राम आते हैं दैट इज़ फाइंड मोड एंड ग्लाई मोड। ये दोनों भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आगे जो है जो प्रोसीजर बचा है और जो फ्लो चार्ट की समरी है वो हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए माइंड में। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको पोस्ट ट्रांसलेशन पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि फर्दर जो स्टेप्स हैं वो कौन से हैं, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।